हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस और स्वागत है आपका मेरे चैनल क्राइम स्टूडियोज में। आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी के बारे में है जहां चोरों ने भागने का वो अजीबोगरीब तरीका निकाला जिसे बैंक रॉबरी के इतिहास में अब तक का सबसे अनोखा और सबसे बेहतरीन तरीका कहा जाने लगा। उन चोरों ने बैंक के अंदर घुसकर बैंक के लोगों को बंदी बना लिया और जब पुलिस ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया तब उन चोरों ने पुलिस के सामने अपनी डिमांड्स रखी, जिसे मानने के लिए पुलिस तैयार भी हो गई और बैंक के बाहर उन चोरों के निकलने का इंतजार भी करने लगी। मगर ना तो उन चोरों ने अपने डिमांड किए हुए पैसे लिए और ना ही बैंक के बाहर आए, और बैंक के अंदर से ही वो ऐसे रास्ते से फरार हुए जिसके बारे में ना तो पुलिस और ना ही बैंक के लोगों को पता चला। तो आखिर वो चोर बैंक में करने क्या आए थे? क्यों वो अपने डिमांड किए हुए पैसे लिए बिना वहां से फरार हो गए? और आखिर वो कौन सा रास्ता था जिसके जरिए वो चोर बैंक से भागने में कामयाब हो गए? ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। कहानी शुरू होती है 27 जून 1995 को, जब जर्मनी के कैपिटल बर्लिन के एक पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे वहां का अलार्म बजने लगता है। ये वो अलार्म था जो बैंक में चोरी होने पर पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बैंक से बजाया जाता था, और इसके बजते ही पुलिस फौरन उस बैंक के बाहर पहुंच जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। बैंक पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि चोरों ने कुल 16 लोगों को बंदी बनाया है, जिसमें बैंक के कर्मचारी और कस्टमर्स दोनों शामिल हैं। इन चोरों ने अपने चेहरे मास्क से छुपाए हुए थे और उनके हाथों में मशीन गन, पिस्तौल और ग्रेनेड थे। अब पुलिस के साथ जर्मन स्पेशल फोर्स भी बैंक पहुंच जाती है और उन्होंने भी बैंक को चारों तरफ से घेर लिया था। साथ ही साथ अपने स्नाइपर्स भी उन्होंने आसपास की बिल्डिंग पर तैनात कर दिए थे। ये खबर पूरे बर्लिन में इतनी तेजी से फैलने लगी कि अब वहां मीडिया भी पहुंच गई और उन्होंने इस हादसे को न्यूज़ पर चलाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से अब ये खबर पूरे जर्मनी में आग की तरह फैल चुकी थी। बैंक के बाहर के एरिया पूरी तरीके से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया और पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज ने एक डायरेक्ट फोन कनेक्शन बैंक के साथ एस्टेब्लिश कर लिया ताकि वो चोरों से बात कर सके और उनकी डिमांड जान सके। अभी पुलिस को पहुंचे आधा घंटा ही हुआ था कि तभी चोर बैंक के अंदर से एक बंदी को रिहा कर देते हैं, जिसके हाथ में एक लेटर था। उस लेटर में लिखा था कि उन चोरों को $12 मिलियन चाहिए और साथ ही साथ उसमें एक वार्निंग भी थी कि अगर पुलिस ने किसी भी तरीके से बैंक में घुसने की कोशिश की तो वो सभी बंदियों को गोली से मार देंगे। तब पुलिस फैसला करती है कि वो उन चोरों से नेगोशिएट करेंगे ताकि वो पैसे देने से पहले कुछ बंदियों को छोड़ दें, और इसीलिए पुलिस उनसे फोन पर बात करने की कोशिश करती है। मगर उन चोरों ने सभी फोन लाइंस को 5 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से पुलिस के पास बाहर इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। और आखिरकार शाम को 6 बजे वो चोर उस बैंक के एक औरत से बर्लिन के रेडियो स्टेशन में कॉल करवाते हैं। उस कॉल पर वो औरत रोते हुए ये कहती है कि उन्हें बचा लिया जाए वरना ये चोर उन्हें मार देंगे। रेडियो स्टेशन में कॉल करवाने के पीछे की सबसे बड़ी वजह ये थी कि चोर चाहते थे कि लोगों के रोने और मदद की आवाज़ पूरे शहर को सुनाई दे, जिससे उन बंदियों को सिंपैथी मिले और पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज पर जल्द से जल्द पैसे लाने का प्रेशर बने। और हुआ भी बिल्कुल यही। पूरा शहर उन कैदियों के सपोर्ट में खड़ा हो गया और वहां मिलिट्री लाने की बात भी करने लगा। मगर पुलिस इन सभी मांगों को नकारते हुए फैसला करती है कि वो बैंक को चारों तरफ से घेर कर खड़े रहेगी। उधर चोर भी पुलिस से बात करने और उनसे नेगोशिएट करने को तैयार नहीं थे, और यही सवाल बार बार पुलिस को परेशान कर रहा था कि आखिर वो चोर उनसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और तभी पुलिस को बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाज़ आती है। पुलिस इस आवाज़ से बहुत घबरा जाती है और उन्हें ये लगने लगता है कि चोरों ने बैंक में किसी बंदी को गोली मार दी है। और पुलिस ये फैसला कर ही रही थी कि वो अपना ट्रक लेकर बैंक में घुसे, तभी बैंक के अंदर से एक चोर एक बंदी की कनपट्टी पर बंदूक लगाकर उसे बैंक के गेट पर लेकर आता है। गेट पर आने के बाद वो चोर पुलिस और मीडिया से चिल्लाकर कहता है कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं की गई तो वो सभी बंदियों को गोली मार देंगे। चोरों के इस कदम का पुलिस और जर्मन अथॉरिटीज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने फैसला कर लिया कि अब वो इस मामले को सुलझा कर ही रहेंगे, और इसीलिए उन्होंने $4 मिलियन, जो कि मांगी हुई रकम का 1/3 हिस्सा था, उसे लेकर अपने ऑफिसर को शाम 7 बजे बैंक के अंदर भेजा। वो ऑफिसर अंदर गया और पैसे देकर वापस आ गया। वापस आने के बाद पुलिस ने उन चोरों से फिर से बात करने की कोशिश की कि अब वो कुछ बंदियों को रिहा कर दें, मगर सभी फोन लाइंस अब भी ब्लॉक थी। अब पुलिस को इंतजार करते हुए 3 घंटे और बीत चुके थे कि तभी एक चोर
रात के 10 बजे बैंक के अंदर से पुलिस को फोन करता है और कहता है कि वो उनके लिए बैंक के सामने एक बस का इंतजाम करें और बची हुई रकम उस बस के अंदर रख दें। पुलिस चोरों की शर्त को मान लेती है और एक बस में बाकी पैसे रखकर बस को बैंक के सामने लाकर खड़ा कर देती है। साथ ही साथ पुलिस ने अपने लिए एक हेलीकॉप्टर भी तैयार रखा था ताकि वो उन चोरों के बस का पीछा कर सके और उन्हें पकड़ सके। वो चोर दोबारा पुलिस को फोन करते हैं और कहते हैं कि वो लोग रात के 2 बजे बस में बैठकर निकल जाएंगे। अब पुलिस रात के 2 बजे का इंतजार करने लगती है और आखिरकार वो घड़ी आ जाती है जिसका पुलिस को बेसब्री से इंतजार था। रात के 2 बजते हैं मगर बैंक से कोई बाहर नहीं आता है। पुलिस अपनी पूरी टीम के साथ उन चोरों के बाहर निकलने का इंतजार कर रही थी और इस तरीके से 1.5 घंटा और बीत जाता है। अब रात के 3:30 बज चुके थे और तभी बैंक के अंदर से पुलिस को फिर से एक कॉल आता है। इस बार फोन की दूसरी तरफ चोर नहीं बल्कि बैंक का मैनेजर था और वो पुलिस से कहता है कि सभी चोर नीचे बेसमेंट में गए और फिर वहां से वापस नहीं लौटे। ये सुनते ही पुलिस और जर्मन स्पेशल फोर्स अपनी पूरी टीम के साथ बैंक के अंदर घुसते हैं और वहां से सबसे पहले बंद कैदियों को छुड़ाकर बैंक से बाहर भेज देते हैं। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि किसी भी बंदी को ना तो मारा गया था और ना ही उन्हें कोई चोट आई थी। सभी बंदियों को छुड़ाने के बाद स्पेशल फोर्स बैंक के बेसमेंट में पहुंचती है मगर वहां उनको कुछ नहीं मिलता। तब उन्हें लगने लगता है कि हो ना हो चोर बैंक के वॉल्ट के अंदर छुपे होंगे। वो लोग वॉल्ट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वॉल्ट खोलते ही उसके अंदर फ्लैश बॉम्ब फेंक देते हैं। फ्लैश बॉम्ब का धुआं छटने के बाद जो नज़ारा स्पेशल फोर्स के सामने था उसे देखने के बाद उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है। वो देखते हैं कि वॉल्ट के सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस खुले पड़े हैं और उनके अंदर का सारा कीमती सामान गायब है जिसकी कीमत लाखों डॉलर्स में थी। इसका साफ मतलब था कि ये चोर $4 मिलियन कैश और इन डिपॉजिट बॉक्सेस का सारा कीमती सामान लेकर बिना कोई सबूत छोड़े फरार हो चुके थे। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये चोर भागे कहां से, जबकि उन्होंने पूरे बैंक के कोने कोने को चारों तरफ से घेर रखा था। इस चोरी को इतनी चालाकी से अंजाम दिया गया था कि इसे पूरे जर्मनी की सबसे स्मार्टेस्ट रॉबरी कहा जाने लगा और इसका अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड महज एक हॉस्पिटल टेक्नीशियन था जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। जिसके बाद उसने कई नौकरियां ढूंढी मगर उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। तब उसने फैसला किया कि वो इस बैंक रॉबरी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर अंजाम देगा। तो आखिर कौन था ये टेक्नीशियन और कैसे इसने इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग की और कैसे ये लोग चोरी के बाद बैंक से भागे, ये अपने आप में एक बहुत ही हैरत अंगेज और रोमांचक है। इस मास्टरमाइंड टेक्नीशियन का नाम था खालिद अल बहराजी जो सीरिया का रहने वाला था और सन 1986 में सीरिया छोड़कर जर्मनी आ गया था। जर्मनी आने के बाद उसे एक हॉस्पिटल में एक्सरे टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई थी मगर जो सैलरी उसे इस काम के लिए मिल रही थी वो खालिद के हिसाब से बहुत कम थी। इस सैलरी से उसका गुजर बसर तो हो जाता था मगर वो अपने शौक पूरे नहीं कर पा रहा था और यही वो वक्त था जब उसके जुर्म के सफर की शुरुआत होती है। अब खालिद हॉस्पिटल से दवाइयाँ और इक्विपमेंट चुराना शुरू कर देता है और साथ ही साथ उसने लोगों को ड्रग्स भी बेचना शुरू कर दिया था मगर ड्रग ट्रैफिकिंग में पकड़े जाने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और सन 1991 से 1993 के बीच उसे 2 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। जेल में खालिद की मुलाकात आदिल नाम के एक शख्स से होती है। आदिल भी चोरी के इल्जाम में जेल की सजा काट रहा था और वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इस जेल में वो दोनों एक ऐसी बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं जिससे पूरे जर्मनी को हिलाकर रख दिया। जेल के बाहर आने के बाद वो दोनों बर्लिन में बैंक्स की रेकी करना शुरू करते हैं ताकि वो एक सही बैंक को निशाना बनाकर उसमें चोरी को अंजाम दे सके। इसी दौरान खालिद अपने भाई टोनी अल बराजी को अपने साथ शामिल कर लेता है। टोनी जो कि एक गैराज चलाता था मगर कमाई बहुत ही अच्छी ना होने की वजह से उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी उन दोनों को अपने गैराज के पास कमर्शियल बैंक नाम के एक बैंक के बारे में बताता है। इसे देखने के बाद वो तीनों फैसला करते हैं कि वो इसी बैंक को लूटेंगे। अब खालिद एक कस्टमर बनकर उस बैंक में पहुंचता है और वहां के मैनेजर से कहता है कि उसे अपने कीमती सामान रखने के लिए एक सेफ डिपॉजिट बॉक्स चाहिए। जिसके बाद मैनेजर उसे बेसमेंट में लेकर जाकर डिपॉजिट बॉक्स के वॉल्ट को दिखाता है। वॉल्ट के अंदर इतना सारा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स देखने के बाद खालिद की आंखों में एक चमक आ जाती है और वो ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था कि इन डिपॉजिट बॉक्सेस में लाखों डॉलर्स का कीमती सामान है। अब आदिल और खालिद मिलकर चोरी की प्लानिंग शुरू करते हैं।
और वो ये फैसला करते हैं कि ये लोग बैंक में सुरंग के रास्ते से घुसेंगे। मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो लोग इस सुरंग को खोदना कहाँ से शुरू करेंगे। तब टोनी उन्हें अपने घर के पास एक खाली पड़े गैराज के बारे में बताता है, जो बैंक से केवल 200 मीटर की दूरी पर था। खालिद उस गैराज के मालिक से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है कि वो ग्रीस का एक बिजनेसमैन है और उसे अपनी छोटी मोटी मशीन्स रखने के लिए खाली जगह चाहिए। जिसके बाद वो लोग उस गैराज को किराए पर ले लेते हैं। अब उन्हें जरूरत थी और बंदों की, जो इस पूरे ऑपरेशन में उनका साथ दे सके। तब आदिल 2 और बंदों को अपने साथ शामिल कर लेता है, जो उसका चोरियों में साथ देते हैं। अब उनका 5 लोगों का एक गैंग बन चुका था, जो इस चोरी को अंजाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। गैंग बनने के बाद वो 5 जून 1994 से सुरंग की खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। खुदाई के काम को 3 चरणों में बांटा गया था। पहला ये था कि 2 लोग सुरंग खोदेंगे और उससे निकलने वाली मिट्टी और रेत को सुरंग से बाहर लाकर रखेंगे। दूसरा ये था कि 2 लोग लकड़ी और लोहे की रॉड का इंतजाम करके उसे टनल में सपोर्ट के लिए लगाएंगे, ताकि टनल धंसने से बची रहे। और तीसरा ये था कि 5वां आदमी गैराज से बाहर आने जाने वाले लोगों पर नजर रखेगा, ताकि खतरा महसूस होते ही वो अंदर वालों को सिग्नल दे सके। अब वो लोग शिफ्ट बदल बदल कर सुरंग में रोज 12 से 14 घंटे खुदाई करने लगे और खुदाई करते करते उन्हें अब 5 महीने बीत चुके थे। मगर अब भी वो लोग उस दूरी का महज 60-70 मीटर ही खोद पाए थे। खुदाई में इतना समय लगने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उन्हें खुदाई में निकलने वाली मिट्टी और रेत को बाहर रखने के लिए पूरी सुरंग को पार करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से खुदाई के दौरान कई बार उनके बाहर आना जाना होता था। खुदाई के 8 महीने बाद उन्हें लगने लगा कि अब वो वॉल्ट के बहुत ही करीब है। तभी एक सुबह खालिद देखता है कि कुछ वर्कर्स बैंक के बाहर मेंटेनेंस वर्क के लिए सड़क खोद रहे हैं। वो वर्कर्स केबल वायर्स की मरम्मत करने के लिए खुदाई कर रहे थे, जो बिल्कुल उनकी खोदी हुई सुरंग के ऊपर थी। ये देखते ही खालिद और उसकी गैंग फौरन सुरंग में जाकर लकड़ी और लोहे के सपोर्टिंग रॉड्स को हटाना शुरू करते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वर्कर्स की खुदाई के दौरान ये सुरंग धंस जाए और किसी को भी इसके बारे में कुछ पता न चले। अब खालिद को अपना पूरा प्लान चौपट होता दिखाई दे रहा था और वो फैसला करता है कि अब वो तब तक खुदाई बंद रखेगा जब तक वर्कर्स का काम नहीं हो जाता, जिसमें पूरे 4 महीने लग गए। अब खालिद की गैंग 4 महीने बाद फिर से खुदाई शुरू करती है और आखिरकार पूरे 14 महीनों के बाद वो लोग बैंक के वॉल्ट तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि खालिद चाहता तो डायरेक्ट सुरंग खोदकर इन डिपॉजिट बॉक्सेस को लूट सकता था, मगर उसे डर था कि अलार्म सिस्टम बजने की वजह से वो लोग पकड़े जा सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें सुरंग से भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। तब खालिद के दिमाग में पुलिस को गुमराह करने का वो जीनियस आइडिया आता है, जिसने उसे पूरे जर्मनी का सबसे मशहूर और सबसे शातिर चोर बना दिया। 24 जून 1995 की सुबह खालिद अपने भाई टोनी और आदिल के साथ बैंक के अंदर घुसता है। उन तीनों के हाथों में हथियार थे, जिसकी वजह से बैंक में मौजूद लोगों को वो लोग बंदी बना लेते हैं। जिसके बाद खालिद और उसका भाई टोनी पुलिस के साथ नेगोशिएट करने लग जाते हैं। वही उसका तीसरा साथी आदिल बेसमेंट से होते हुए बैंक के वॉल्ट के अंदर पहुंच जाता है और वहां की जमीन खोदना शुरू करता है। जमीन में गड्ढा होते ही उनके 2 और साथी, जो कि नीचे सुरंग में इंतजार कर रहे थे, वो अपने साथ ड्रिलिंग मशीन और हथौड़ी लेकर वॉल्ट के अंदर ऊपर आ जाते हैं। इसी दौरान पुलिस को गुमराह करने के लिए खालिद एक बंदी को एक लेटर के साथ रिहा करता है, जिसमें ये लिखता है कि उन्हें $12 मिलियन चाहिए और साथ ही साथ सभी फोन लाइंस को 5 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि इन 5 घंटों के दौरान पुलिस बाहर उनका फोन का इंतजार करती रहे और उसकी गैंग के लोग वॉल्ट के सभी लॉकर्स को आसानी से खोल सकें। इन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलने पर उसके अंदर सोना, चांदी और कैश के साथ साथ और भी कीमती सामान थे, जिसकी कीमत लगभग $8 मिलियन थी। और वो लोग ये लूटा हुआ सामान लेकर उस सुरंग के रास्ते फरार हो गए, जबकि पुलिस बाहर रात के 2 बजे तक बस के साथ उनका इंतजार करती रही, जिसकी उन चोरों ने डिमांड की थी। सुरंग के रास्ते वो लोग गैराज पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने खुदाई शुरू की थी और $4 मिलियन कैश जो उन्हें पुलिस से लिया था और $8 मिलियन के जो वॉल्ट लूटे थे, वो सब लेकर वहां से गायब हो गए। उधर पुलिस ने भी जब बैंक वॉल्ट के अंदर जाकर देखा तो उन्हें जमीन पर एक गड्ढा दिखाई दिया और उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि चोर सुरंग के रास्ते भाग गए हैं। और पुलिस भी उस सुरंग के रास्ते गैराज तक पहुंच गई, मगर वहां उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब खालिद और उसका गैंग अपने घर पहुंचकर इस चोरी की खबर न्यूज पर देखते हैं, जिस पर यह बताया जा रहा था कि पुलिस के हाथ चोरों का कोई सुराग नहीं लगा।
इस खबर को देखने के बाद खालिद बहुत बेफिक्र हो जाता है और उसे इस बात का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब वो लोग कभी पकड़े नहीं जाएंगे और इसीलिए वो अपने गैंग के सभी लोगों से कहता है कि वो सब बर्लिन में ही रहें और अपने रोज का काम करते रहें। खालिद का यही ओवर कॉन्फिडेंस और यही गलती उन सबके पकड़े जाने की वजह बना। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि इस चोरी को अंजाम देने में जितनी चालाकी बरती गई थी, इस चोरी से बचने के लिए उतनी ही बेवकूफ़ी से काम लिया गया। अब पुलिस एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाती है जिसमें 60 लोगों को शामिल किया जाता है। वो टीम अब हर पहलू को नज़र में रखकर तहकीकात शुरू करती है। सबसे पहले शुरुआत होती है बैंक वॉट से, जहाँ के चप्पे चप्पे को बारीकी से स्कैन किया जाता है, मगर इन्वेस्टिगेशन टीम के हाथ में कोई फिंगरप्रिंट नहीं लगता है और ना तो कोई डीएनए और ना ही कोई सबूत मिलता है। तब पुलिस बंदी बनाए हुए लोगों से पूछताछ शुरू करती है, जिसमें उन्हें ये पता चलता है कि चोरों की बात करने के तरीके में एक अरेबिक एक्सेंट था। अब पुलिस उस गैराज के मालिक से भी पूछताछ शुरू करती है जो खालिद ने रेंट पर लिया था। पूछताछ में वो पुलिस को बताता है कि खालिद ने उसे ये बताया था कि वो ग्रीस का एक बिजनेसमैन है और इससे ज़्यादा उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता है। इन्वेस्टिगेशन टीम की तहकीकात अभी चल ही रही थी कि एक दिन पास में ही एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्कर पुलिस के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसने 3 लोगों को अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हुए देखा है, जिनके चेहरे देखने में अरेबिक लगते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर वहां से कुछ रेत सैंपल के तौर पर उठा लेती है और उसे लैब में टेस्ट करने के लिए भेज देती है। लैब रिपोर्ट में ये साबित हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन साइट की रेत और सुरंग में मिलने वाली रेत एक ही है और ये चोर हो ना हो इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं। अब पुलिस उस कंस्ट्रक्शन वर्कर के बताए हुए हुलिये के बिना पर उन तीनों का स्केच बनवा लेती है और उसे टीवी और न्यूज़पेपर पर पब्लिश कर देती है। स्केच को पब्लिक किए अभी 5 ही दिन हुए थे कि तभी पुलिस के पास एक कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाला पुलिस को बताता है कि उसने बैंक के पास एक गैराज में एक शख्स को काम करता हुआ देखा है और उसका चेहरा न्यूज़पेपर में दिए गए स्केच से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोनी अल बराजी था, जो बैंक के पास ही अपने गैराज चलाता था और खालिद का भाई था। तब पुलिस टोनी के गैराज पर पहुंचकर उसे पूछताछ शुरू कर देती है, जिसमें वो उन्हें बताता है कि ना तो वो इस चोरी के बारे में जानता है और ना ही उसे पता है कि ये चोरी किसने की है। पुलिस को ये बात साफ समझ आने लगती है कि टोनी झूठ बोल रहा है। तब पुलिस टोनी के फिंगरप्रिंट्स लेने के लिए उस ग्लास को उठा लेती है जिससे वो जूस पी रहा था और साथ ही साथ अपने डाटाबेस में उसका नाम चेक करती है। डाटाबेस से पुलिस को पता चलता है कि टोनी का एक भाई भी है जिसका नाम है खालिद अल बराजी और चोरी और ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से वो पहले भी जेल की सजा काट चुका है। अब पुलिस का शक पूरी तरीके से टोनी और खालिद पर था, मगर कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। उधर इन्वेस्टिगेशन टीम आर्मी के साथ मिलकर उस सुरंग को बंद करने में लग जाती है और एक आखिरी बार फिर से सुरंग को स्कैन करती है, मगर इस बार इस चोरी से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा सबूत उनके हाथ लग जाता है। इस बार उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिस पर उन्हें फिंगरप्रिंट्स मिल जाती है और ये फिंगरप्रिंट्स टोनी अल बराजी के फिंगरप्रिंट से मैच हो जाती है, जो पुलिस ने उसके जूस के ग्लास से लिया था। अब पुलिस टोनी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू करती है। 7 घंटे चली इस पूछताछ में पुलिस उसे इतना टॉर्चर करती है कि टोनी अल बराजी उनके सामने टूट जाता है और इस चोरी और अपने साथियों के बारे में सब कुछ बताने लगता है। पुलिस फौरन खालिद और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, जिसके बाद सभी को 5 से 10 साल की सजा सुनाई जाती है, मगर खालिद को मास्टरमाइंड होने की वजह से कोर्ट 14 साल की सजा सुनाती है। हालांकि खालिद चाहता तो इस चोरी के बाद बर्लिन छोड़कर भाग भी सकता था, मगर उसके ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे जर्मनी की सबसे बेहतरीन चोरी करने के बाद भी पकड़वा दिया। पुलिस खालिद के गैंग से बस $4 मिलियन ही बरामद कर पाई और बाकी बचे $8 मिलियन के बारे में सिर्फ खालिद ही जानता था, जिसके बारे में उसने पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर दिया। खालिद 2010 में जेल से रिहा हो गया, जहां बाहर $8 मिलियन और एक बेहतरीन जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी, जिसका उसे हमेशा से सपना देखा था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।